हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिनिशा क्लासेस। माय नेम है जिनिशा सिंह एंड आज के सेशन में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और इस सीरीज में आज हमारा पहला वीडियो है और आज के वीडियो में हम रिवर वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिवर वैली सिविलाइजेशन। तो इससे पहले ये समझ लेते हैं कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ये सिविलाइजेशंस का एग्जिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये न्यू स्टोन एज के ये लास्ट में सिविलाइजेशंस का एग्जिस्टेंस देखा गया था। तो सिविलाइजेशन में जो सिटीज थी वो वेल प्लान्ड होती थी, उसमें हर चीज स्ट्रेटिफाइड होती थी। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक एग्जांपल ले लीजिए, उसमें 2 पार्ट्स हुआ करते थे, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। तो वहाँ की जो सिटीज थी वेल प्लान्ड होती थी। तो सिटाडेल में जो रूलिंग क्लास होती थी वो रहा करती थी और लोअर टाउन में जो लेबर्स होते थे और आर्टिसंस होते थे वो लोअर टाउन में रहा करते थे। तो वहाँ की जो सिविलाइजेशन की सिटीज होती हैं वहाँ पे वो वेल प्लान्ड होती हैं और वहाँ पे जो वर्क होता है वो भी स्ट्रेटिफाइड होता है। स्ट्रेटिफाइड मतलब वो बटा होता है। जैसे कि कोई पॉटरी मेकिंग कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, कोई एनिमल डोमेस्टिकेट कर रहा है। तो ऐसे ये वर्क स्ट्रेटिफाइड होते हैं। तो ये एक सिविलाइजेशन का मेन की पॉइंट है कि उसमें वर्क जो होता है वो स्ट्रेटिफाइड होता है। और ये सिविलाइजेशन की वजह से लोगों की लाइफ में और थोड़ी एडवांसमेंट आती है। तो जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। तो तब भी आप वहाँ पे देखेंगे वहाँ पे कई सारे सोर्सेज मिले हैं और मेसोपोटामियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में ट्रेड भी अच्छा था। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय के लोग कितने सिविलाइज्ड हुआ करते थे कि वो एक दूसरे से ट्रेड भी किया करते थे। और उस समय राइटिंग का भी डेवलपमेंट बहुत हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है और इजिप्शियन हाइरोग्लिफ्स है। तो वो स्क्रिप्ट्स हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि वो उसे कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज किया करते थे। और सिविलाइजेशन के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होती हैं और वहाँ पे टेक्नोलॉजी और साइंसेस पे भी बहुत वर्क होता है। कोई भी सिविलाइजेशन देख लीजिए, उनमें एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि वो सारी रिवर के किनारे थी। तो जैसे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के बैंक पर थी और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के बैंक पर थी और चाइनीज सिविलाइजेशन हांगो रिवर के बैंक पर थी और ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के बैंक पर थी। तो ये जितनी भी हमने अभी सिविलाइजेशन देखी वो सब रिवर के बैंक पर होती हैं। क्यों? क्योंकि इससे एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प मिलती है। कैसे? जैसे हमारे फार्म्स है तो वहां पर वाटर का कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए इरिगेशन के लिए। तो अगर आप रिवर के किनारे अपनी सेटलमेंट बसाएंगे तो उससे क्या होगा कि वाटर का कंटिन्यूअस सप्लाई रहेगा, जिससे कि क्या होगा कि क्रॉप को टाइम टू टाइम वाटर मिलता रहेगा। इसकी वजह से क्रॉप की ईल्ड और बढ़ेगी। तो ईल्ड बढ़ेगी तो फूड का सरप्लस प्रोडक्शन होगा, तो फिर लोगों का ध्यान फूड से हटेगा, फिर वो और डेवलप करने की सोचेंगे, अपनी लाइफ को थोड़ा और इजियर बनाने की सोचेंगे। इससे क्या होगा कि उनकी इन्वेंटिव स्किल्स डेवलप होंगी। तो जैसे यहाँ पे व्हील का इन्वेंशन और जैसे स्क्रिप्ट का इन्वेंशन, ये सारी जो इन्वेंशंस हैं वो किस वजह से हुई? क्योंकि वो रिवर के किनारे थी, जिससे कि सरप्लस फूड प्रोडक्शन हुआ और लोगों का ध्यान फूड प्रोडक्शन से हट के उन्होंने कुछ सोचा। तो ये है फायदे रिवर के किनारे सिविलाइजेशन होने के। अगर हम शॉर्ट में देखें कि सिविलाइजेशन क्या होता है तो वहाँ पे सब कुछ सेंट्रलाइज्ड होता है, अर्बनाइज्ड होता है। अर्बनाइज्ड होता है मतलब वहाँ पे सब कुछ वेल प्लान्ड होता है और हर चीज स्ट्रेटिफाइड होती है, यानी हर चीज सेग्रीगेटेड होती है। जैसे कि ऑक्यूपेशन है, टाउन प्लानिंग है और ड्रेनेज सिस्टम है, सब स्ट्रेटिफाइड है। तो ये होती है एक सिविलाइजेशन की परफेक्ट डेफिनेशन। तो हमने जो अभी डिस्कस किया वही इसमें दिया गया है कि ये जो न्यूलिथिक पीरियड के जो एंड है इसी में इनिशियल ग्रोथ देखा गया था
सिविलाइजेशंस का, जो कि अराउंड 3500 BC की बात है। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि न्यूलिथिक पीरियड को इमेजिन किया गया है। तो इसमें लोग अपने सेटलमेंट बसा के रह रहे हैं। जैसे कोई यहाँ पे मेटल स्मेल्ट करता हुआ दिख जाएगा, कोई यहाँ पे आपको हंटिंग करता हुआ दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमने समझा कि सिविलाइजेशन क्या होती है। तो अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं जो कि एक सिविलाइजेशन को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। तो सबसे तो देखा जाए तो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती हैं। क्योंकि अगर जैसे क्रॉप को जो नीड होती है टेम्परेचर की और क्लाइमेट की, अगर उस हिसाब से ना मिले तो क्रॉप की यील्ड कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि लोग फिर फूड पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि उनकी कल्टीवेशन कम होगी तो उन्हें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा एग्रीकल्चर में। तो इससे फिर उनकी इन्वेंटिव स्किल ग्रो नहीं होगी। इसी वजह से फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी तो एग्रीकल्चर भी अपने आप, और एग्रीकल्चर में भी सरप्लस फूड प्रोडक्शन होगा। तो फिर लोगों का ध्यान फूड से हटेगा और फिर वो अपने लाइफ को इजियर बनाने की सोचेंगे और अपने आसपास की सराउंडिंग्स को और डेवलप करने का सोचेंगे। तो इससे क्या होगा कि उनकी इन्वेंटिव स्किल्स और इनहेंस होंगी मीन्स वो अपना इन्वेंट करने की कोशिश करेंगे चीजें। जैसे कि स्टोन एज में व्हील का इन्वेंशन हुआ और हम जो डेली यूज में चीजें यूज करते हैं उन सब का इन्वेंशन हुआ। तो इससे इन्वेंटिव स्किल्स हमारी इम्प्रूव होती हैं। तो एग्रीकल्चर से क्या होगा, सरप्लस फूड प्रोडक्शन होगा। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से सरप्लस फूड प्रोडक्शन हुआ। तो नेक्स्ट है इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। उस समय राइटिंग का भी इन्वेंशन हुआ था कि राइटिंग, जैसे आप अगर एग्जांपल लेना हो तो आप एग्जांपल ले सकते हैं इंडस वैली के स्क्रिप्ट का और इजिप्शियन का स्क्रिप्ट का। तो वो सारे उस समय राइटिंग का भी डेवलपमेंट हुआ। और टेक्निक ऑफ स्मेल्टिंग मेटल, तो टेक्निक ऑफ स्मेल्टिंग मेटल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय के जितने भी यूटेंसिल्स हुआ करते थे या जो डेली यूज के आइटम्स होते थे वो ज्यादातर मेटल्स बने हुआ करते थे। अगर और एग्जांपल्स देखें तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमी का भी बहुत डेवलपमेंट किया। तो जैसे टैक्स कलेक्शन की डेट्स होती हैं तो ये सारी एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से रखी जाती थी और इसकी वजह से बहुत डेवलपमेंट हुआ था सिविलाइजेशंस में। तो जो लोग थे वो अपने आइडियाज को इंटरचेंज किया करते थे एक दूसरे से। जैसा कि सिविलाइजेशन है तो उसमें ह्यूमन का सोशल डेवलपमेंट भी होता था कि लोग एक दूसरे से अपने आइडियाज शेयर करते थे और उनकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज हुआ करती थी जिससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट किया करते थे। तो उस टाइम पे लोगों की लाइफ इतनी इजी नहीं हुआ करती थी। उस समय ज्यादा टूल्स नहीं हुआ करते थे, उस समय इतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी। तो लोगों को अपना काम परफॉर्म करने में बहुत ही दिक्कतें आती थी। तो उनकी ज़रूरत की वजह से उन्होंने नई चीज़ें इन्वेंट करने की कोशिश की। तो इसकी वजह से इन्होंने कई सारी चीज़ें इन्वेंट की, जैसे कि राइटिंग की स्किल है, मेटल स्मेल्ट करने की टेक्निक्स हैं और जैसे लैंग्वेज है। तो इन सब का लोगों ने इन्वेंशन किया। तो ये जब प्रीवियस डेवलपमेंट हुई और ये जो इन्वेंशंस हुई तो इन अचीवमेंट की वजह से नया सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना। तो ये सारे इन सब पॉइंट से रिलेटेड है कि ये जो हमने हमारी इन्वेंटिव स्किल इम्प्रूव हुई तो इससे क्या हुआ कि हमने न्यू चीजें इन्वेंट की। तो इन इन्वेंशंस की वजह से हमारी लाइफ में काफी चेंजेस आए। तो इसकी वजह से एक नया सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बाहर आया। तो ये जो सिविलाइजेशन थी एक सोशल एंड इकोनॉमिक हब बन गया। इन सब डेवलपमेंट की वजह से ये एक बहुत अच्छी जगह बन गई रहने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिलीजन बिगेन टू प्ले अ डोमिनेंट रोल इन पीपल्स लाइफ। तो पहले जो सिविलाइजेशंस हुआ करते थे तो उनमें रिलीजन में क्या होता था कि जो नेचुरल एलिमेंट्स होते जैसे फायर है, वाटर है, स्काई है, रेन है, इन सब की वर्शिप की जाती थी। तो इनसे भी लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस आते थे। तो रिलीजन बिगेन टू प्ले अ डोमिनेंट रोल इन पीपल्स लाइफ। Surplus agriculture production created non-agricultural activities such as construction or building towns, irrigation system and various crafts.
जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया कि ज़्यादा जब खेती हुई तो उससे सरप्लस फूड प्रोडक्शन हुआ, तो उससे नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और बढ़ी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जैसे अलग अलग सिविलाइजेशंस में वहाँ पे बहुत अच्छे आप टाउन प्लानिंग देख सकते हैं, और वहाँ पे खेतों में इरिगेशन सिस्टम और वेरियस क्राफ्ट जो होते हैं, जैसे टॉयज हैं, ऑर्नामेंट्स हैं और डेली यूज के जो आइटम्स हैं, ये सारे नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज सरप्लस फूड प्रोडक्शन की वजह से हुई। तो ये हमने कुछ कंडीशंस देखी जो एक सिविलाइजेशन को फ्लरिश करने में हेल्प करती हैं। तो चलिए ये समझते हैं कि ये सारी सेटलमेंट्स रिवर के किनारे क्यों होती हैं। रिवर फंक्शन एज अ लाइफ लाइन, तो रिवर एक लाइफ लाइन की तरह काम करता है, क्योंकि ये एक सोर्स है वाटर का जिसमें पानी का फ्लो हमेशा रहता है, और जिससे जो सिविलाइजेशन है उसको पानी एवरी टाइम मिलता रहता है। तो रिवर जो है वो खेतों में कंटिन्यूअस वाटर का फ्लो प्रोवाइड करती है, क्योंकि रिवर तो कभी खत्म नहीं होती। तो वो एग्रीकल्चरल लैंड तक फ्लो कंटिन्यूअसली पानी पहुंचाने में हेल्प करती थी। और रिवर में जो फ्लड्स आते हैं ना, तो वो सॉइल को रिन्यू कर देती थी। तो जैसे आपने सॉइल में पैडी उगाई, तो पैडी कोई ना कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में लेता होगा, तो वो सॉइल अब उस न्यूट्रिएंट के लिए न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट हो गई। तो अगर उस सॉइल में अगर आप कुछ और उगाने की कोशिश करेंगे तो उसकी यील्ड थोड़ी कम होगी, क्योंकि उसमें वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कम अमाउंट में होगा। तो ये जो फ्लड्स हैं ये सॉइल को हमेशा रिन्यू करते रहते हैं, जिससे उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी ना हो और ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंटैक्ट रखें। अब जैसे हमें हमारे जो डेली वर्क होता है, जैसे क्लीनिंग है, बाथिंग है और ब्रशिंग है और कुकिंग है, तो इन सब में वाटर तो चाहिए ही होता है। तो इसी वजह से वाटर हमें हमेशा अवेलेबल रहे, इसी वजह से ज़्यादातर जो सेटलमेंट्स हैं वो रिवर के किनारे आपको मिलेंगे ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। फ्रेंड्स यही नहीं, ये जो रिवर्स थी वो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का भी बहुत बढ़िया सोर्स थी, क्योंकि ये जो रिवर होती है इनमें कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर होता है, तो इससे फ्लो मिलता है, तो इसमें आप बोट का यूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसी वजह से ये रिवर्स और भी यूजफुल हो जाती है सिविलाइजेशन के लिए। तो इसी वजह से रिवर वैलीज कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सेंटर बन जाती है, और सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ के भी बारे में सोचेंगे। तो इससे क्या होगा कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज का रिवर वैलीज हब बन जाएंगी। तो इसीलिए हेरोडोटस, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं और वह ग्रीक हिस्टोरियंस थे, उन्होंने कहा इजिप्ट के लिए द गिफ्ट ऑफ नाइल। तो चलिए कुछ और जो मेजर रिवर वैली सिविलाइजेशंस हैं उनके बारे में थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो भी अपने समय की बहुत डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अपनी टाउन प्लानिंग और अपनी स्क्रिप्ट के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने अभी पहले टाउन प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया था कि वहाँ पे 2 पार्ट्स होते थे सिटी की, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। तो सिटाडेल में रहते थे रूलिंग क्लास और लोअर टाउन में रहते थे लेबर्स। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो इंडस और उनकी ट्रिब्यूटरी के बैंक पर ये फ्लरिश हुआ था। और नेक्स्ट सिविलाइजेशन है मेसोपोटामियन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर के बैंक पर ये बसी हुई थी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ये मॉडर्न डे ईरान में आता है। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जो मेजर पार्ट है वो ईरान में आता है। एंड अवर नेक्स्ट सिविलाइजेशन इज इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो ये जो है रिवर नाइल के बैंक पर बसा हुआ था, और ये अपने ग्रेट पिरामिड के लिए बहुत फेमस है। और ये जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है ये मॉडर्न डे इजिप्ट में आपको मिलेगी। नाउ अवर लास्ट सिविलाइजेशन इज चाइनीज सिविलाइजेशन, जो कि हुआंग हो रिवर के बैंक पर है।
तो फ्रेंड्स, हमने जो अभी जिन सिविलाइजेशन के बारे में अभी थोड़ा डिस्कस किया, तो इन सब के लिए हम टॉपिक वाइज डिटेल वीडियो में और समझेंगे, स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन, और आज के सेशन में हमने रिवर वैली सिविलाइजेशन को स्टडी कर लिया है, और नेक्स्ट सेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन पर बेस्ड होगा। हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।